लेक्चर सीरीज़ में हम जो है वो ब्लॉक 2 तक आ गए थे और जिसमें हमने की यूनिट 4 में इकाई 4 में मनोगतिकी उपागम के ऊपर हमने पिछली बार देखा था कि साइको एनालिसिस क्या होता है और साइको एनालिसिस किस तरीके से जो है वो उसकी क्या तकनीक हैं और किस तरीके से वो परामर्शदाता और चिकित्सा की क्षेत्र में उसकी क्या भूमिका है। और इसके साथ ही साथ आज हम इनसाइट चिकित्सा यानी अंतर्दृष्टि चिकित्सा क्या होती है, इसके लक्ष्यों की भी व्याख्या करेंगे। तो साइको एनालिसिस को हमने देखा कि ये एक तरीके का स्कूल है जो कि अनकॉन्शियस माइंड, जो अचेतन मन होता है, उसके ऊपर बहुत ध्यान देता है और उन्होंने ये बताया कि जो अचेतन मन होता है उसी के द्वारा हम जो ह्यूमन का बिहेवियर है वो निर्धारित होता है। यानी अनकॉन्शियस जो माइंड था वो इनके लिए सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट था कि हम हमारे जितने भी बिहेवियर होते हैं, हमारा जितना भी व्यवहार होता है, वो हमारे अचेतन मन से क्या होता है, निर्धारित होता है। तो उन्होंने ये कहा कि अगर हमें ह्यूमन के बिहेवियर को समझना है, तो हमें उसके अनकॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन की तरफ ध्यान देना ज़रूरी है। और उन्होंने इस पे भी जोर दिया कि जो साइको एनालिसिस का जो मेन उद्देश्य है, यानी जो मनोगतिकी उपागम है, उसका मेन उद्देश्य ये है कि हमें जो कॉन्शियस माइंड और जो अनकॉन्शियस माइंड है, उसके बीच में कैसे एक कॉन्फ्लिक्ट चलता है, कैसे द्वंद चलता है, हमें उसके ऊपर उसको ध्यान देना है। और साथ ही साथ इस द्वंद में जो रक्षा प्रक्रम हैं, जो कि फ्राइड ने बताए थे, वो किस तरीके की भूमिका जो है वो निभाते हैं। उन्होंने ये कहा कि जो मनुष्य के जितने भी बाल्यावस्था के एक्सपीरियंस हैं, जो उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, जो उसका फिक्सेशन है और जिस तरीके से उसका जो है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट हुआ है पर्सनैलिटी का, वो इसमें भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण निभाते हैं। तो उसका मतलब, कहने का ये मतलब है कि फ्राइड ने जो है ज़्यादातर जो हमारे बाल्यावस्था के एक्सपीरियंसेस हैं, जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया और उसी के थ्रू उन्होंने व्यक्ति के व्यवहार को समझने की कोशिश की। इन्होंने जो है वो 3 मन के स्ट्रक्चर दिए, जिसको कि हम टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ माइंड भी कहते हैं, जिसमें उन्होंने कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बारे में उन्होंने बताया कि चेतन मन क्या होता है, अचेतन मन क्या है और हमारा अर्धचेतन मन, उसको उन्होंने डिफ़ाइन किया। और इन्होंने ये दिखाया कि इसको एक आइसबर्ग द्वारा जो है इन्होंने डिफ़ाइन करने की कोशिश की है कि जो सबसे बड़ा पार्ट है हमारे उसका, वो है हमारा अनकॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन है, जो कि हमारे व्यवहार को क्या निर्धारित करता है। उसके बाद उन्होंने कॉन्शियस, जो कि हमारे एकदम चेतन में जो चीज़ें हैं, वो उसको उन्होंने कॉन्शियस कहा। और प्री कॉन्शियस जो है, जहाँ पर हम आसानी से किसी भी स्मृति को क्या कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं या उसको हम ध्यान में दे लेते हैं। उसके बाद उन्होंने व्यक्तित्व संरचना के बारे में भी बताया कि हमारी जो व्यक्तित्व है वो 3 स्ट्रक्चर से बनी हुई है, उसमें 3 संरचना हमें देखने को मिलती है, जिसमें पहला जो पार्ट था वो इड, जिसको कि इदम, उसके बाद अहम और परअहम, सुपर ईगो के बारे में कहा। तो इड उन्होंने कहा कि एक ऐसा घटक है जो कि पूर्णतः अचेतन है, इसमें कॉन्शियस और प्री कॉन्शियस के हमें लक्षण नहीं दिखाई देते, ये पूरी तरीके से अचेतन है। और ये जो है हमारा इड, ये हमेशा एक प्लेज़र यानी सुख के सिद्धांत पर निर्धारित होता है। इसको ये नहीं पता होता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। इसको अगर किसी चीज़ से सुख प्राप्त हो रहा है, तो ये उसी के ऊपर क्या करेगा, ध्यान देगा। तो ये पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हमारा एक पार्ट है। उसके बाद सुपर ईगो जो है वो नैतिकता के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो फ्राइड ने ये बताया कि सुपर ईगो, जो कि हमें अपने माता-पिता से, हमारी सोसाइटी से जो हमें आदर्श मिलते हैं, उसके ऊपर जब कोई काम करता है तो वो हमारा सुपर ईगो है, जो कि नैतिकता पर काम करता है। और ईगो, उन्होंने बताया कि सबसे एक महत्वपूर्ण हमारा जो व्यक्तित्व की संरचना है वो ईगो है, कि जब बच्चा बड़ा होता है, लोगों के साथ जो है वो अंतःक्रिया करता है, तो धीरे-धीरे उसका जो ईगो है यानी अहम जो है वो विकसित होता है और जो कि वास्तविक दुनिया में वस्तुनिष्ठ वास्तविकता के भीतर संचालित होता है। यानी कहने का मतलब है कि ईगो जो है हमारा वास्तविकता सिद्धांत पर आधारित होता है, यानी रियलिटी प्रिंसिपल पर, कि हमारे लिए क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत। जब हम इसकी करने लग जाते हैं, कंपैरिज़न करने लग जाते हैं, तो हमारा ईगो जो है वो विकसित हो जाता है। इसके बाद उन्होंने बताया कि क्योंकि ईगो एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की संरचना है, तो इसको दोनों तरफ से इड और सुपर ईगो घेरे रहते हैं। इड कहता है कि वो मेरी डिमांड्स को पूरी करो, सुपर ईगो अपने कहता है कि आपको इड की डिमांड की पूरी नहीं करना है। तो इससे जो ईगो है वो एक तरीके से
बहुत ही चिंता में आ जाता है कि किस तरीके से वो दोनों की डिमांड्स की पूरी करें, और इस तरीके से अपनी चिंता को दूर करने के लिए वो कई रक्षा तंत्र का जो है वो उपयोग करना शुरू कर देता है। तो फ्राइड ने यहाँ पर जो है वो अ, जो रक्षा तंत्र है या अहम का बचाव जो है वो कहा गया है इसको, कि अहम किस तरीके से अपने आप को बचाता है। वो अचेतन रूप से उपयोग की जाने वाली ऐसी रणनीतियाँ हैं जिनसे अस्वीकार विचारों या भावनाओं से उत्पन्न होने वाली जो एंग्ज़ायटी है वो दूर हो जाती है। यानी हम इसको जो है अनकॉन्शियसली जो रक्षा प्रक्रमों को जो है हम यूज़ करते हैं, और ये एक तरीके से जो है वो अहम को बचाने में महत्वपूर्ण योगदान करता है। तो यहाँ पर फ्राइड ने कुछ रक्षा तंत्रों के बारे में बताया, जैसे कि पहला है रिप्रेशन, कि जब हम अचेतन रूप से जो है अपनी जितनी भी पीड़ादायी परेशानी है या हमारे खतरनाक विचार हैं या हमारे ऐसे अनुभव हैं जो हमें पीड़ा दे रहे हैं या हमारी घटनाओं को हम अचेतन में क्या कर देते हैं, धकेल देते हैं, और इस तरीके से हम अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। रिग्रेशन में क्या होता है कि जब तनावपूर्ण समय के दौरान हम वापस उसी तरह से व्यवहार करने लगते हैं जैसे कि हम बचपन में करते थे, तो ऐसे स्थिति को हम जो है वो रिग्रेशन बोलते हैं। जैसे कि तनावपूर्ण स्थिति में जो है अंगूठा चूसने की ओर लौटना, कि दोबारा से हमने जो है वो थंब सकिंग या अंगूठा चूसना स्टार्ट किया, तो ये एक रिग्रेशन का उदाहरण होगा। उसके बाद सप्रेशन है, जहाँ पर हम होशपूर्ण बिल्कुल चेतन में रहते हैं और उसके बाद भी अपने अनुभवों को जो है वो अचेतन में धकेल देते हैं जो कि हमें परेशान कर रहे हैं, तो ऐसे को हम सप्रेशन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट में जो है जब आवेग वस्तु या विषय को प्रतिस्थापित करके संतुष्ट हो जाता है, जैसे अपनी सास से परेशान महिला अपने बच्चे पर अपना गुस्सा दिखा सकती है, तो इसको डिस्प्लेसमेंट कहा गया, प्रतिस्थापन कहा गया। डिनायल एक ऐसा रक्षा तंत्र है जहाँ पर व्यक्ति जो है वो नकार देता है कि उसके लिए उसके जीवन में ऐसा कोई घटना हुआ ही नहीं है, तो उसको डिनायल कहा गया। इंटेलेक्चुअलाइजेशन में जो है किसी घटना से संबंधित पीड़ादायी संवेगों से दूरी बनाने के लिए जो रक्षा तंत्र बौद्धिक घटकों का उपयोग करता है, उसको उन्होंने बौद्धिकता कहा, और इसका लक्ष्य होता है कि किसी भी विशिष्ट घटना से जुड़ी एंग्जायटी को हम दूर कर पाएँ, लेकिन हम एक बहुत ही उसमें बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही रैशनल तरीके से या तार्किक होकर के जब हम चीज़ों का समाधान करते हैं, तो उसको हम बौद्धिकता कहते हैं। रैशनलाइज़ेशन है जब कोई व्यक्ति अपनी गलतियों को वर्णित करने के लिए तर्क का उपयोग करता है, तो इसे औचित्य स्थापन कहा गया है। इसमें व्यक्ति जवाबदेही से मुक्त हो जाता है और जैसे शारीरिक हिंसा को सही ठहराने के तरीके के रूप में पहले उसने मुझे मारा तर्क का उपयोग किया जाता है। इस तरीके से जब हम किसी को उत्तर देते हैं कि तुमने पहले मुझे मारा, उसके बाद मैंने तुम्हें मारा, तो इसको औचित्य स्थापन कहा गया। उसके बाद रिएक्शन फॉर्मेशन भी एक रक्षा तंत्र है जो कि फ्राइड ने बताया, कि जब अहम अचेतन इच्छाओं और विश्वासों को स्वीकार नहीं कर पाता है, तो ये व्यक्ति को इस तरह से कार्य करने के लिए रूपांतरित कर देता है जो उन विचारों विश्वासों के बिल्कुल विपरीत है, अपोजिट में जब हम कोई रिएक्शन बना लेते हैं। इसी तरीके से सब्लिमेशन है कि जहाँ पर हम जो है वो जब भी हमारे अचेतन में इस तरह के कोई विचार आ रहे हैं जो कि समाज को स्वीकार नहीं है, तो हम एक ऐसा एक रक्षा तंत्र अपना लेते हैं जहाँ पर हम बहुत ही क्रिएटिव हो जाते हैं, हम बहुत ही रचनात्मक तरीके से उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो उसको उदात्तीकरण कहा गया, सब्लिमेशन कहा गया। एंड प्रोजेक्शन लास्ट में प्रक्षेपण है, ये रक्षा तंत्र जो फ्राइड की बेटी थी अन्ना फ्राइड, उनके द्वारा जोड़ा गया था। उनका मानना था कि व्यक्ति स्वयं को अस्वीकार उद्देश्यों, संवेगों और भावनाओं को दूसरे पर आरोपित करने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति अपने चचेरी बहन के प्रति आकर्षण महसूस करता है, तो पराहम ऐसे आकर्षण से मना कर देगा और संबंधित व्यक्ति ये विश्वास करके इस मामले को निपटा लेगा। तो इस तरीके के जो रक्षा तंत्र हैं उसको उन्होंने प्रोजेक्शन कहा। तो इस तरीके से फ्राइड ने ये कहा कि जब भी अहम हमारा जो है वो बहुत ही एंग्ज़ायटी में आ जाता है या बहुत ही द्वंद में आ जाता है, तो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, और जिसमें कि वो अनकॉन्शियसली जो है अचेतन रूप से कई रक्षा तंत्रों को इस्तेमाल करके अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से जो मनोविश्लेषण है उसका लक्ष्य जो है वो अचेतन को चेतन किया जाए, और जो अचेतन और चेतन के बीच में जो द्वंद होता है उसको निपटाने की कोशिश किया जाए, और जिसमें कि रक्षा तंत्र जो है वो एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर इस उपागम के माध्यम से जो है इसको हम एक तरीके से एक टॉक थेरेपी भी बोलते हैं इस उपागम को, या इसमें जितनी भी तकनीकें हमने ली हैं। तो इसका सबसे बस यही लक्ष्य है कि व्यक्ति को जो है अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस और चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के बारे में उसको अंतर्दृष्टि दी जाए, ताकि वो अपने इन चीज़ों को समझ करके अपनी समस्या का निवारण करने की कोशिश करे। तो यहाँ पर जो अंतर्दृष्टि और आत्मबोध के माध्यम से जो है वो इसको परिभाषित किया गया है मनोविश्लेषण
उपागम को, और इसमें जो है जब क्लाइंट अपने अचेतन मन से संपर्क में आता है, तो वो पिछले अनुभवों एवं द्वंद्वों को वर्तमान समस्याओं और व्यवहार से जोड़ने में सक्षम हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो साइकोएनालिसिस है या जो मनोविश्लेषण है, उसका मेन लक्ष्य यही है कि अनकॉन्शियस माइंड को समझना, अचेतन मन को समझना, और अचेतन मन में क्या है कि हमारे जितने भी हमारे बाल्यावस्था के अनुभव हैं या हमारे पूर्व अनुभव हैं, और जो भी हमारे फिक्सेशन है, जो भी हमारे सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, इनको हमने जो है वो अनकॉन्शियस मन में रखा है, और इसी के थ्रू हमारा व्यवहार निर्धारित होगा। तो हमें इसको समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और अगर व्यक्ति को इसकी अंतर्दृष्टि हो जाती है, इसका आत्मबोध या आत्मज्ञान हो जाता है, तो व्यक्ति जो है वो अपने अचेतन मन से जुड़ कर के अपनी समस्या को समाधान करने की कोशिश करता है। और ये भी देखा गया है कि किस तरीके से ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस या हमारे जो बाल्यावस्था के अनुभव हैं, वो हमारे वर्तमान की समस्याओं से किस तरीके से हमें इफ़ेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले मनोविश्लेषण में यही कहा गया कि सबसे पहले जो हमें समझना है, जहाँ से हमारा व्यवहार निर्धारित होता है, वो है हमारा अचेतन मन। तो यहाँ पर मनोविश्लेषण का मेन लक्ष्य यही है। अब हमें ये जानने की आवश्यकता है कि मनोविश्लेषण में हम कौन-कौन सी तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हम क्लाइंट को एक इनसाइट देते हैं कि वो किस तरीके से अपने अनकॉन्शियस माइंड को जानेगा। तो यहाँ पर हम तकनीकें जो हैं वो बताने की कोशिश की गई है कि जो मनोविश्लेषण उपागम है, इसको अभी जैसे बताया कि एक टॉक थेरेपी भी कहा जाता है, यानी बोलने की एक चिकित्सा है, जहाँ पर क्लाइंट जो है वो अपने अनकॉन्शियस माइंड से उसको कनेक्ट किया जाता है, जिससे कि वो अपने जो वर्तमान में जो भी समस्याएँ उसको आ रही हैं, वो अपने अनकॉन्शियस के थ्रू उसको ठीक करने की कोशिश करे। तो यहाँ पर क्लाइंट को सबसे पहले एक आरामदायक सोफ़े पे लिटाया जाता है, और उसके जो चिकित्सक होता है, उसके विपरीत दिशा में बैठता है, उसके सामने नहीं बैठता, ताकि चिकित्सक की उपस्थिति में होने वाले कोई भी अगर अवरोध आ रहा है, तो उसको हम दूर कर सकें। तो यहाँ पे जो साइकोएनालिसिस है, यहाँ पर इसका मेन उद्देश्य है कि यहाँ पर क्लाइंट को हमें उसके अचेतन मन से कनेक्ट करना है। तो अगर चिकित्सक सामने बैठ जाता है किसी भी क्लाइंट के, तो क्लाइंट जो है वो उससे एक तरीके से अवरोध उत्पन्न करता है, वो अपनी बात को ठीक तरीके से नहीं कह पाता। तो इसलिए यहाँ पर मनोविश्लेषण में जो है, हमेशा क्लाइंट के जहाँ भी बैठा होता है, उसके विपरीत दिशा में बैठा जाता है, चिकित्सक विपरीत दिशा में बैठता है, जिससे कि जो भी वो बोल सके, बहुत ही फ्रीली बोल सके, और किसी तरीके का अवरोध जो है उस दौरान उत्पन्न ना हो, जब क्लाइंट अपने अनकॉन्शियस बात को भी कहने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहला जो तकनीक है साइकोएनालिसिस में, वो है इंटरप्रिटेशन, जो कि सारी तकनीकों में मिला हुआ है, जितनी भी हम तकनीकों का यहाँ पे वर्णन करेंगे साइकोएनालिसिस में। क्योंकि ये एक तकनीक ऐसी है जहाँ पर जो भी क्लाइंट कह रहा है, उसका चिकित्सक पूरी तरीके से या बहुत ही उपयुक्त तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन कर पाए या उसका विवेचन कर पाए। तभी हमें क्लाइंट के जो समस्या को हम स्पष्ट कर पाएँगे, और पता कर पाएँगे कि आखिर जो क्लाइंट की है, उसकी मेन समस्या है कहाँ। तो ये जो विवेचन है, जो इंटरप्रिटेशन है, जो सबसे पहली तकनीक है, ये हर तरीके की तकनीक में यूज़ होती है, चाहे हम स्वप्न की बात करें, चाहे हम फ्री एसोसिएशन मुक्त साहचर्य की बात करें, प्रतिरोध की बात करें, चिकित्सीय संबंध की व्याख्या करें, इन सब में जो है हमारा विवेचन जो है वो इस्तेमाल होता है। क्योंकि जब तक हम क्लाइंट की बातों को पूरी तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर पाएँगे, विवेचन नहीं कर पाएँगे, तब तक हम उसकी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। तो ये एक मेन टेक्नीक है साइकोएनालिसिस की, जो कि हर टेक्नीक में हमें जो है वो जितनी भी तकनीकें हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, इसका एक अहम हिस्सा है इंटरप्रिटेशन। क्योंकि इंटरप्रिटेशन के द्वारा ही हमें क्लाइंट के एग्ज़ैक्ट चीज़ कि वो क्या फ़ील कर रहा है, कैसा उसने जो भी बताया, क्या हम उसको प्रॉपर तरीके से समझ पाए या नहीं पाए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उसमें निभाता है। अब सबसे पहली जो तकनीक है साइकोएनालिसिस की या मनोगतिकी की, वो है फ्री एसोसिएशन, जिसको कि हम मुक्त साहचर्य कहते हैं। तो इसमें जो चिकित्सक होता है, वो क्लाइंट को प्रोत्साहित करता है कि वो जो भी उसके दिमाग में आ रहा है, जो भी वो कहना चाहता है, उसको वो फ्री होकर के कहे, बिल्कुल मुक्त होकर के कहे, किसी भी तरीके का कोई ऑब्स्टेकल उसमें ना हो। कई बार उन्हें बचपन की जो भी स्मृतियाँ उसको याद आ रही हैं, या भी कोई भी उसको इमोशनल एक्सपीरियंस याद आ रहा है, तो वो उसको कहता चला जाए, उसमें कोई भी उसका ऑब्स्टेकल लाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इसको जो क्लाइंट होता है,
उसको ये प्रोत्साहित किया जाता है कि आपके दिमाग में जो भी आता जा रहा है, आप उसको कहते जाइए या लिखते जाइए और इस तरीके से इसमें एक जो विश्लेषणात्मक के विशिष्ट बोलचाल में ये जो हम यूज़ करते हैं, वो मेन जो है हमारा मुक्त साहचर्य तकनीक है, जहाँ पर हम जितनी भी दमित इच्छाएँ होती हैं वो अनकॉन्शियस में, वो भी क्लाइंट जो है वो लगातार बोलने की कोशिश करता है और विश्लेषक उसको ध्यान से सुनता है। उसकी ये धारणा होती है कि अगर क्लाइंट जो कुछ भी बोल रहा है, वह प्रासंगिक है और उसके अचेतन को प्रकट करता है। यानी जो भी उसने बात कही है, वो उसके अनकॉन्शियस में थी, इसलिए वो बोलता चला गया और क्लाइंट द्वारा मुक्त साहचर्य के दौरान दिखाए जाने वाले किन्हीं भी प्रकार के प्रतिरोधों, जैसे विचारों को अवरुद्ध करना, चुप्पी आदि पर विशेष ध्यान दिया जाता है और उसकी व्याख्या की जाती है। तो इस तरीके से सबसे जो पहली टेक्नीक है, वो मुक्त साहचर्य है, जहाँ पर क्लाइंट को पूरी तरीके से जो है एक तरीके की फ्रीडम दी जाती है कि जो भी वो बोलना चाहते हैं, वो आराम से बोलें या उसको लिखते चलें। जिससे कि इससे एक ये स्पष्ट होता है कि वो बेसिकली उसके जो अचेतन में जो चीज़ें हैं, वो उसको क्या कर रहा है, प्रकट कर रहा है। उसके बाद है रेजिस्टेंस, जो कि दूसरी एक टेक्नीक है मनोविश्लेषण की। तो किसी भी कभी-कभी क्या होता है कि अक्सर क्लाइंट जो है वो प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। क्लाइंट चिकित्सक के साथ कोऑपरेट नहीं करता, किसी तरीके से जो है वो बोलना नहीं चाहता है। तो ये एक चिकित्सक जो प्रविधि है उसमें प्रतिरोधक क्षमता को ये उत्पन्न करता है। इसमें वह सब शामिल है जो चिकित्सा की प्रगति के विरुद्ध काम करता है कि यहाँ पे क्लाइंट जो है वो कुछ बोलना ही नहीं चाह रहा है, ना ही अपनी अचेतन सामग्री को उत्पन्न करना चाह रहा है। यहाँ पर वो एक तरीके से अनिच्छा दिखा रहा है कि वो अपने व्यवहारों को प्रकट जो है वो नहीं करेगा। तो इसमें ये होता है कि कि ये प्रकट करने में एक तरह की अनिच्छा है, एक तरीके से एक एक डिज़ायर नहीं है क्लाइंट की कि वो अपने किसी भी व्यवहार को जो है वो प्रकट करे और इधर-उधर की वो बातें करेगा, स्वप्न या बचपनों की स्मृति को स्मरण करने से इनकार कर देगा। किसी भी तरीके से कोऑपरेट नहीं करता है जब क्लाइंट, तो उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। जो चिकित्सक है, अब उसका ये मेन काम होता है कि इसको वो तुरंत हटाए, क्योंकि जब तक वो रेजिस्टेंस को नहीं हटाएगा, प्रतिरोध को नहीं हटाएगा, तब तक जो है वो थेरेपी वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो यहाँ पर जो चिकित्सक होता है उसको बहुत ही सचेत होकर के काम करना पड़ता है, जिससे कि वो क्लाइंट को इस तरीके का एटमॉस्फेयर दे कि जिससे कि वो जो ये प्रतिरोध जो है, वो रेजिस्टेंस है, वो धीरे-धीरे क्या होने लगे, खत्म होने लगे। जो प्रतिरोध होता है उसका कारण काफ़ी हद तक अचेतन ही होता है। वे मूल रूप से उस असहनीय चिंता या पीड़ा के विरुद्ध जो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि जब वो अपने अचेतन में जाएगा, तो उसको कोई न कोई इस तरीके के अनुभव याद आएँगे, जो कि बहुत ही पीड़ादायी होंगे उसके लिए। तो उसको बचाने के लिए वो कभी-कभी जो है वो रेज़िस्टेंस का क्लाइंट जो है वो उपयोग करने लगता है। और ये दमन प्रतिरोध है, जब विशेषज्ञ क्लाइंट की अनुचित और अवास्तविक अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता, तो रोष भी पनप सकता है, जिसके परिणामस्वरूप जो है वो एक रेज़िस्टेंस जो ट्रांसफ़रेंस की जो स्थिति है वो खड़ी हो जाती है। तो इस तरीके से चिकित्सक का ये काम है कि अगर क्लाइंट कोऑपरेट नहीं कर रहा है या अपने अचेतन मन में जो भी उसके है उसको नहीं व्याख्या करना चाह रहा है और इस तरीके से वो चिकित्सक आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो क्लाइंट चिकित्सक को यहाँ पर बहुत ही अ एक्टिव होकर के इस चीज़ को हटाने की ज़रूरत है, जिससे कि वो अपने आप को जितना वो अपने आप को प्रकट करेगा क्लाइंट, उतना ही वो उस थेरेपी के लिए अच्छा होगा। उसके बाद जो मेन एक थेरेपी का जो टेक्नीक है फ्राइड का, वो ड्रीम इंटरप्रिटेशन है, यानी स्वप्न की व्याख्या। और फ्राइड ने इस पे बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया था। उन्होंने कहा कि जो हमारे स्वप्न हैं, वो अचेतन के लिए सहज मार्ग माना जाता है, यानी अगर हम सो रहे हैं, हम सपने में हैं, तो एक तरीके से हम अपने अनकॉन्शियस माइंड की तरफ जाते हैं। जिसको कि उन्होंने शाही रास्ता कहा है कि स्वप्न जो है वो हमारे अचेतन मन में जाने का एक शाही रास्ता होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सपनों को अचेतन सामग्री के रूपों के में माना जाता है। यहाँ पे जितने तरह के भी हमारे पीड़ादायी अनुभव हैं, द्वंद हैं, हमारे मोटिवेशन है, हमारे संवेग अचेतन के भीतर गहरे दबे होते हैं। तो जभी भी हम स्वप्न में होते हैं, सपने में देखते हैं, तो एक तरीके से हम अपने अचेतन मन से ही कनेक्ट होते हैं। तो इसलिए उन्होंने इसको जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना स्वप्न की व्याख्या करने के लिए। और इन्होंने कहा कि अगर जो है हम स्वप्न जो है अगर अब देख रहा है व्यक्ति, वो एक तरीके से उसके चेतन की तरफ जाने का एक मार्ग बनाता है। अब इन्होंने ये कहा कि जो सपनों की सामग्री होती है, जो भी हमारे ड्रीम्स में मटीरियल है, वो 2 तरीके से विभाजित होता है। एक जो है लेटेंट कंटेंट, जिसको कि अव्यक्त सामग्री कहा गया,
इसमें जो है प्रतीकात्मक भाषा में अचेतन खोज, अभिव्यक्ति के सभी प्रच्छन्न पहलू होते हैं, जिनके सही अर्थ की व्याख्या की जानी होती है। और दूसरा रहता है हमारा व्यक्त सामग्री यानी मैनिफेस्ट कंटेंट। जो भी हमने सपने देखे हैं वो योग्य हैं, जिसको कि हम आसानी से बता ले रहे हैं, तो उसको उन्होंने कहा कि वो मैनिफेस्ट कंटेंट है। यानी जो स्वप्न है वो 2 तरीके से उन्होंने विभाजित कर दिया। एक अव्यक्त सामग्री यानी ऐसा स्वप्न जिसको कि हम नहीं व्यक्त कर पा रहे हैं, और एक है हमारे व्यक्त सामग्री कि सपने में हमने जो भी देखा है, जो भी हमने है वो स्पष्ट उसका अर्थ जो है हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से स्वप्न जो है की व्याख्या मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वप्न हमें हमारे अनकॉन्शियस माइंड यानी अचेतन से क्या करते हैं, जोड़ते हैं। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण तकनीक जो कि मनोविश्लेषण में देखी जाती है, वो है ट्रांसफरेंस यानी अन्यारोपण, और अन्यरोपण यानी काउंटर ट्रांसफरेंस। 2 तरीके की व्याख्या की गई है कि जब ट्रांसफरेंस वो होता है या अन्यरोपण वो होता है जब क्लाइंट अपने पिछले उल्लेखनीय संबंधों के प्रति सामयिक प्रतिक्रिया को काउंसलर पर क्या कर देता है, पुनर्निर्देशित कर देता है। यानी जो भी वो महसूस कर रहा होता है वो सब उसके ऊपर वो काउंसलर या थेरेपिस्ट जो होता है उसके ऊपर डाल देता है। तो इससे क्या होता है कि चिकित्सा के संदर्भ में यह परामर्शदाता के प्रति क्लाइंट की सामयिक प्रतिक्रिया है, जैसा कि उसने बचपन में पिता, माता या भाई-बहन जैसे किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ किया था। तो एक तरीके से ये जो है हमारा जो ट्रांसफरेंस है, इसमें क्लाइंट करता क्या है कि जो भी उसको सामयिक अनुभव जो उसने अपने माता-पिता के लिए अनुभव किया है, या उसने अपने बचपन में ऐसा कोई अनुभव किया है या भाई-बहनों के साथ किया है, तो वो थेरेपी के दौरान क्या कर देता है, इन्हीं सामवेगिक अनुभवों को थेरेपिस्ट के ऊपर यानी जो काउंसलर होता है उसके ऊपर वो दिशा निर्देशित कर देता है कि वो उसके लिए ज़िम्मेदार है। तो इस तरीके से ये जो अन्यरोपण भावनाएँ होती हैं वो क्लाइंट और चिकित्सक के बीच का जो वास्तविक संबंधों पर आधारित नहीं होती, बल्कि ये अचेतन स्तर पर कार्य कर रही होती हैं कि क्योंकि अनकॉन्शियस में उसकी ये चीज़ दबी होती है क्लाइंट के, इसलिए वो चिकित्सक के ऊपर क्या कर देता है, अपनी अनुभवों को इसमें जो है वो रीडायरेक्ट कर देता है यानी पुनर्निर्देशित कर देता है, और जिससे कि एक तरह की ऐसी सिचुएशन बन जाती है जो कि जहाँ पर वो अपने काउंसलर की तरफ एक फीलिंग को क्या कर देता है, डेवलप कर लेता है। तो अन्यरोपण जो है वो सकारात्मक या नकारात्मक कुछ भी हो सकते हैं। कभी-कभी क्लाइंट जो है अपनी पॉजिटिव फीलिंग्स को जो है वो काउंसलर की तरफ दिशा निर्देशित कर देता है, और कभी-कभी वो काउंसलर के प्रति एंगर यानी क्रोध है, इस तरीके की भावनाओं को भी क्या कर देता है, पुनर्निर्देशित कर देता है काउंसलर के ऊपर। तो ये एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि जहाँ पर जो चिकित्सक है और जो क्लाइंट है, वो एक दूसरे की तरफ जब जब एक फीलिंग को उसमें पुनर्निर्देशित करने लगता है क्लाइंट, तो ये एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहाँ पर क्लाइंट और चिकित्सक के संबंध से कोई भी रिलेशन नहीं होता है। तो चिकित्सक के साथ जो दोहराए जा रहे जो पिछले संबंध के प्रकार के आधार पर अन्यरोपण को पैतृक, मात्र आदि कुछ भी हो सकता है। तो जब क्लाइंट चिकित्सक को पिता या आदर्श पिता के रूप में देखता है, तो उसे वो बुद्धिमान, अधिकार संपन्न, नियंत्रक या शक्तिशाली होना चाहिए, तो ये पैतृक अन्यारोपण होता है। और जब चिकित्सक को माँ या आदर्श माँ के रूप में माना जाता है, तो उसे मात्र अन्यारोपण कहते हैं। तो यहाँ पर जो है वो ट्रांसफरेंस का यही मतलब है कि यहाँ पर क्लाइंट जो है वो अपनी उसको फीलिंग्स को क्या कर रहा है, उसमें क्लाइंट थेरेपिस्ट को वो पोर्ट्रे कर रहा है, उसे दिशा निर्देशित कर रहा है। उसके बाद एक और स्थिति आ जाती है जिसको कि हम काउंटर ट्रांसफरेंस कहते हैं, जिसमें प्रति संक्रमण है। तो यहाँ पर जो थेरेपिस्ट होता है यानी जो काउंसलर है, परामर्शदाता है, वो क्लाइंट के ऊपर जो है अपनी भावनाओं को पुनर्निर्देशित कर देता है। ये क्लाइंट के प्रति चिकित्सक की एक सामयिक प्रतिक्रिया होती है। इसे चिकित्सक द्वारा अतीत की भावनाओं को क्लाइंट के साथ वर्तमान संबंध में अंतरित किए जाने के रूप में देखा जा सकता है। इसे हम एक तरीके से कह सकते हैं अवरोध के रूप में भी देख सकते हैं कि जब जो थेरेपिस्ट है जब वो अपनी फीलिंग्स को जो है वो क्लाइंट की तरफ पुनर्निर्देशित कर रहा है, तो एक तरीके से अवरोध भी उत्पन्न करता है, और जिससे कि जो थेरेपी है वो आगे बढ़ने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो अगर क्लाइंट की समस्याओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए चिकित्सक में प्रेरित प्रति संक्रमण प्रतिक्रिया का भी उपयोग किया जा सकता है। तो इसमें जो है क्लाइंट को उनकी समस्याओं को गहरी समझ हासिल करने में भी सहायता मिलती है, और कभी-कभी ये ऑब्स्टिकल या अवरोध के रूप में भी क्या करता है, कार्य करता है। तो अगर ये
नात्मक जो हमारा उपागम है, उसका अगर हम मूल्यांकन करें इस चिकित्सा के रूप में, तो एक तो जो साइकोएनालिसिस है, वो बहुत ही एक लंबी चिकित्सा है और क्योंकि और बहुत महँगी भी है और इसलिए चिकित्सक के लिए संक्षिप्त समस्या केंद्रित या मितव्ययी उपागम पसंद करने वाले व्यक्तियों द्वारा इसे पसंद नहीं किया जाता। क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि हम यहाँ पर जो क्लाइंट है उसके अनकॉन्शियस यानी जो अचेतन मन है उसको हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कई सारे सेशंस लग जाते हैं, इसलिए ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि लंबी एक चिकित्सक प्रणाली है और साथ ही साथ इस पर जो खर्चा आता है वो भी बहुत ज़्यादा आता है, तो इसको ज़्यादातर लोग इसको पसंद नहीं करते क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमें अपनी जो समस्या है उसका तुरंत हमें एक उपचार चाहिए होता है या हम उस समस्या से तुरंत अपने आप को निकाल लें। तो उसमें जो साइकोएनालिसिस होती है वो बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि एक प्रभावी तकनीक नहीं है क्योंकि यहाँ पर बहुत समय लग जाता है चिकित्सक जो क्लाइंट है उसकी समस्या को समझने के लिए। उसके बाद ये जो है ज़्यादातर शहरी क्षेत्रों में ही उपलब्ध है, अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, तो वहाँ पर ये जो है वो चिकित्सा इतनी जो है वो मतलब प्रचलित नहीं है और साथ ही साथ ये मध्यम वर्ग के लोग जो हैं इसको नहीं अफ़ोर्ड कर सकते क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। तो एक तरीके से उच्च वर्ग के क्लाइंट तक ही सीमित है और ये केवल वही क्लाइंट इसमें लाभान्वित हो सकते हैं जो कि जिनके पास मतलब कि बहुत जो पैसा उसमें दे सकते हैं क्योंकि ये एक तरीके से इसमें इसकी जितनी भी तकनीक है उसमें खर्चा बहुत आता है और ये जो ओल्ड एज पीपल हैं, जो बुजुर्ग क्लाइंट्स हैं, उनके लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है और जो संकट में जो हैं, जिनको कि इमीडिएट एक सॉल्यूशन चाहिए, जिनको तुरंत अपनी समस्या का समाधान चाहिए, उनके लिए भी ये बहुत तकनीक जो है वो प्रभावी नहीं है और इसको कोई भी परामर्शदाता ऐसे ही नहीं कर सकता जब तक कि उसमें उन्होंने कठोर प्रशिक्षण नहीं लिया है क्योंकि एक तो महँगा समय लेने वाला और चिकित्सकों से सामयिक प्रतिबद्धता की ज़रूरत होती है, तो इसमें बहुत ही समय लगता है, तो इसमें जो काउंसलर होता है, उसको पूरी तरीके से प्रशिक्षित होना ज़रूरी है, नहीं तो वो इस चिकित्सा को नहीं संपन्न कर सकता। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हम मनोविश्लेषण चिकित्सा का मूल्यांकन करें, तो इनकी जो तकनीक है, एक तो बहुत ही महँगी है, बहुत ही लंबे अवधि इसमें लगता है और इसके सेशंस भी बहुत सारे होते हैं। कुछ-कुछ ग्रुप्स में जो है इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते, जैसे ओल्ड एज पीपल पर अप्लाई नहीं कर सकते। जो बिल्कुल संकट की अवस्था में जूझ रहे हैं, उनके ऊपर हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही लंबी अवधि की एक चिकित्सा है। उसके बाद यहाँ पर जो है हम मनोविश्लेषणात्मक रूप से उन्मुक्त मनोचिकित्सा जो है वो कह सकते हैं कि एक ये कम तीव्रता वाला मनोविश्लेषण का कमज़ोर रूप माना जा सकता है, क्योंकि इसमें जो है वो हम अभी जैसे बताया कि इसमें कई सत्र लगते हैं, प्रति सप्ताह 3 से 5 सत्रों के विपरीत प्रति सप्ताह मात्र 1 से 2 सत्रों की ज़रूरत होती है और ये कुछ महीनों से लेकर के कुछ वर्षों तक ये जो है चिकित्सा चलती है। इसमें रोगी आमतौर पर सोफ़े पर लेटता है जबकि चिकित्सा के इस रूप को वह सामने बैठता है। तो इसमें जो है इस तरीके से डिफ़रेंसेस हैं। तो कह सकते हैं कि एक चिकित्सा ये एक है तो बहुत अच्छी लेकिन काफ़ी लंबा समय इसमें देना पड़ता है क्लाइंट को क्योंकि हम इसके उसके जो अचेतन मन से उसको संपर्क करने की कोशिश करते हैं। परामर्शदाता चिकित्सक की भूमिका इसमें क्या है तो इसमें जो है पराम्पक अगर हम पुराने उसमें मनोविश्लेषण में जाएँ, तो इसमें चिकित्सक जो है वो एक न्यूट्रल यानी तटस्थता बनाए रखने की उम्मीद की जाती है। जबकि मनोविश्लेषणात्मक रूप से उन्मुख मनोचिकित्सा में गंभीर आवेगों से बचने के लिए तटस्थता को कई बार निलंबित करना पड़ता है। और चिकित्सक जो है वो तकनीकों के उपयोग में अधिक सक्रिय भूमिका निभाता है। वह क्लाइंट के साथ लेन-देन के संवाद में शामिल होता है और सत्र को अधिक सक्रिय रूप से निर्देशित करता है। तो इस तरीके से जो मनोविश्लेषणात्मक है जो है देखा जाए तो ये एक तरीके से बहुत ही परंपरागत मनोविश्लेषण थेरेपी है हमारी, जहाँ पर हम जो है वो यहाँ पर कई सारी कठिनाइयों को और कई सारी एंग्ज़ायटी को दूर करने की कोशिश करते हैं, जो कि जिनका जो उत्पन्न है वो क्लाइंट के पास्ट एक्सपीरियंसेस और चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से आ रहा है। अब यहाँ पर जो मनोविश्लेषणात्मक ने एक नींव रखी थी एक थेरेपी की जिसको कि हम अंतर्दृष्टि चिकित्सा बोलते हैं, इनसाइट थेरेपी बोलते हैं। तो इसमें मनोविज्ञान में जो है वो अंतर चिकित्सा को मनोचिकित्सा के किसी भी ऐसे रूप से परिभाषित करती है, जो इस सिद्धांत पर आधारित है कि जब तक क्लाइंट अपनी समस्याओं के प्रति अपनी आत्म-समझ नहीं कर लेता है, तब तक वो अपनी समस्या से ना तो अवगत हो पाता है और ना ही उसके लिए कोई भी वो हल
निकाल सकता है। तो इनसाइट लर्निंग के थ्रू ये बताने की कोशिश की जाती है या अंतर्दृष्टि चिकित्सा के लिए ये विचारने की कोशिश की जाती है कि क्लाइंट जो है वो अपने अतीत से जुड़े जितने भी उसके विचार हैं, भावनाएँ हैं, अनुभव हैं, जीवन की घटनाएँ हैं, उनको अपने वर्तमान समस्याओं और चिंताओं को वो किस तरीके से प्रभावित कर रही है, इसके बारे में जाने। और जब वो अपने अतीत को अच्छी तरीके से जान लेता है और किस तरीके से वो उसके वर्तमान को इफ़ेक्ट कर रही है, अगर इसके बारे में उसकी जानकारी हो जाती है, तो वो अपनी समस्या का हल करने की कोशिश करता है। तो अंतर्दृष्टि चिकित्सा यानी इनसाइट डेवलप करना है, हमें एक अंतर्दृष्टि डेवलप करना है क्लाइंट के अंदर कि वो अपनी समस्याओं से अवगत हो, साथ ही साथ इन समस्याओं का मूल कारण क्या है उससे अवगत हो और साथ ही साथ ये समस्याएँ जो हैं वो किस तरीके से उसके वर्तमान को इफ़ेक्ट कर रही हैं, उसके बारे में इसकी अवगत होना ज़रूरी है। तभी वो अपने जो है वो अ, समस्या को क्या कर पाएगा, हल कर पाएगा। तो यहाँ पर जो अंतर्दृष्टि उपचार के विभिन्न प्रकार हैं, हमने कई तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। एक तो मनोविश्लेषणात्मक है, मनोगतिकीय, गेस्टाल्ट, अस्तित्ववादी और मानवतावादी, ये सभी जो है वो इनसाइट लर्निंग का उपयोग करते हैं, लेकिन इनके तरीके सबके अलग-अलग हैं। जहाँ पर क्लाइंट को एक तरीके से सेल्फ अवेयरनेस डेवलप कराना है कि वो अपनी समस्याओं के बारे में अवगत हो और उसके बाद अपनी समस्या को हल करने की वो कोशिश करे। इस उपागम के आधार पर क्लाइंट अपने अचेतन और उसके अतीत के गहरे स्तरों का पता लगाता है, जिससे कि वो उसके सामने उजागर हो, तो वो अपनी समस्या को संपन्न करने की कोशिश करे। तो जेपलिंग ने जो है वो अंतर्दृष्टि चिकित्सा के मानक दृष्टिकोण के संदर्भ में निम्नानुसार प्रस्तुत किए हैं। तो जो इनसाइट लर्निंग है वो मनोचिकित्सा व्यक्तिगत खोज या का मान्य तरीका है जिससे क्लाइंट अपने बारे में सत्य खोज पाता है और प्रामाणिक आत्मज्ञान प्राप्त कर पाता है। अंतर्दृष्टि उन्मुख मनोचिकित्साओं में के तरीकों में विशिष्ट और गैर सांकेतिक प्रभाव होते हैं। चिकित्सक द्वारा व्याख्याओं का उपयोग किया जाना अंतर्दृष्टि उन्मुख मनोचिकित्सा में चिकित्सीय परिवर्तन के प्राथमिक कारकों में से एक है और चिकित्सीय सुधार के लिए आवश्यक शर्त है कि क्लाइंट सत्य अन्वेषण की अंतर्दृष्टि हासिल करे। तो ये जो इनसाइट लर्निंग है इसका मुख्य उद्देश्य है कि एक तो बचपन यानी क्लाइंट के बचपन वापस जाना और उसमें जो भी उसके जीवन में जो घटित हुई है समस्या उसके बारे में उसको उजागर करना। उसी से उसके भविष्य क्योंकि तय होगा कि जब तक वो अपने इन चीज़ों के बारे में नहीं जानेगा, तब तक वो जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। उदाहरण के लिए यदि किसी बच्चे के अपने माता-पिता के साथ मधुर और घनिष्ठ संबंध नहीं हो, तो बड़ा होकर वो बेहद अलग-थलग व्यक्ति बन जाता है और दूसरों के साथ जुड़ना पसंद नहीं करता। तो इसीलिए ये सब जितनी भी चिकित्सा है, चाहे हम मनोविश्लेषणात्मक की बात करें, चाहे हम इनसाइट लर्निंग की बात करें, तो यहाँ पर जो हमारे बचपन के अनुभव हैं, जो बचपन की हमारी मेमोरीज़ हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं क्लाइंट की लाइफ़ में क्योंकि यहाँ जो भी उसके बचपन में घटित हुआ होगा, वो उसके भविष्य को पूरी तरीके से क्या करेगा, अफ़ेक्ट करेगा। तो सबसे पहला जो अंतर्दृष्टि चिकित्सा है, उसका लक्ष्य ये है कि उसके बचपन पे जाकर के उसके एक्सपीरियंसेस को समझना और व्यक्ति के बचपन का उसके व्यस्त जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में जानने की कोशिश करना। उसके बाद अंतर्दृष्टि चिकित्सा के दौरान अतीत में किसी भी प्रकार के अगर शारीरिक या यौन शोषण का अनुभव भी सामने आता है, तो ये भी इसके अंदर देखा जाता है। उसके बाद अतीत में जो भी हमारे अगर रिलेशनशिप मान लीजिए किसी से हमारे अच्छे नहीं रहे हैं, रिलेशनशिप में हमारे जो है वो द्वंद्व रहा है, जैसे किसी भी सहकर्मी के साथ या मित्र के साथ, किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ अगर हमारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे हैं, तो वो भी भविष्य में जाकर के हमारी पर्सनैलिटी को क्या करते हैं, अफ़ेक्ट करते हैं। तो इनसाइट लर्निंग के थ्रू इस चीज़ को भी जानने की कोशिश की जाती है इनसाइट थेरेपी के थ्रू और इसकी जड़ें जो है वो जो भी है वो मान लीजिए अगर बचपन से आ रही हैं, तो उसको भी हम जानने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से इनसाइट जो है वो एक तरीके से अगर हम इसकी सार को देखें तो ये है कि इसमें हमें जो भी क्लाइंट है उसको सेल्फ अवेयर कराना है उसकी समस्याओं के बारे में, उन समस्याओं के पीछे का क्या कारण है उसके बारे में उसको पता करना है और साथ ही साथ इन समस्याओं का निवारण वो किस तरीके से करेगा जब वो इसके बारे में अवगत हो जाएगा और किस तरीके से उसकी ये समस्याएँ उसके भविष्य को जो है वो तय करने में मदद कर रही हैं या इफ़ेक्ट कर रही हैं, ये भी वो जानता है। तो
अंतर्देशीय चिकित्सा की अगर तकनीकों के बारे में बात करें तो सबसे पहली तकनीक तो ये इंटरप्रिटेशन है, जो कि अभी हमने उसमें भी देखा, साइकोएनालिसिस में भी देखा। क्योंकि अगर हम क्लाइंट की बातों को प्रॉपर तरीके से इंटरप्रिटेट नहीं कर पाएँगे, उसकी व्याख्या नहीं कर पाएँगे, तो हमें एक तरीके से समझ नहीं डेवलप होगी कि हम उसकी प्रॉब्लम को किस तरीके से हल करने की कोशिश करें। तो सबसे पहला तो निर्वचन है, इंटरप्रिटेशन है। उसके बाद इसमें कई तरीके की इंटरप्रिटेशन है, ट्रांसफरेंस इंटरप्रिटेशन, जैसे अभी आपको बताइए कि ट्रांसफरेंस का क्या मतलब है। और उसके बाद एक्सप्लोरेशन अफेक्ट, प्रभाव का अन्वेषण। इसमें सामयिक अंतर्दृष्टि के लिए चिकित्सा में पुनः जीवन की गई स्मृतियों और अन्य मनोवैज्ञानिक सामग्री के प्रभाव और सामवेगिक संसाधन के अन्वेषण की जरूरत होती है। ये अनुभव या स्मृतियाँ क्लाइंट के बचपन या पिछले वयस्क वर्षों से संबंधित हो सकती है। उसके बाद अगर इसका मूल्यांकन किया जाए तो ये बहुत ही प्रभावशील चिकित्सा है, क्योंकि ये क्लाइंट और चिकित्सक के संबंध पर निर्भर करती है। इसमें क्लाइंट द्वारा जितनी भी कठिन समस्याओं के बारे में खुले करने के लिए तालमेल बनाना और भरोसा एवं खुलापन बहुत ज़रूरी है। यानी क्लाइंट और चिकित्सक का जो एक रिलेशनशिप है वो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरीके से ये जो थेरेपी है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम कह सकते हैं कि मनोविश्लेषण यानी मनोगति के जो सिद्धांत है और हमारा जो इनसाइट लर्निंग थेरेपी है, ये दोनों ही क्लाइंट की समस्याओं को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके अचेतन मन में जाकर के जो भी समस्या है पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं कि वहाँ वहाँ पर क्या दमित है, और उसके बाद उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये था जो ब्लॉक 2 का जो हमारा जो मनोविश्लेषण सिद्धांत है, जो कि फ्राइड लेकर के आए थे, वो किस तरीके से उसमें हमने किस तरीके से वो काउंसलिंग में जो है वो मदद करता है। तो पहले तो सबसे बड़ी बात ये है कि फ्राइड ने ये बोला कि अनकॉन्शियस माइंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही बड़ा हिस्सा है किसी भी व्यक्ति के उसमें। इसमें जितनी भी हमारी चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं, जितने भी हमारे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हैं, दुखदपूर्ण घटनाएँ हैं, सब इसके अंदर जो है वो निहित होती हैं, और व्यक्ति का व्यवहार जो है वो इसी से निर्धारित होता है। उन्होंने ये बताने की कोशिश की। उसके बाद उन्होंने जो है वो व्यक्तित्व संरचना के बारे में बताया कि हमारा जो व्यक्तित्व है वो 3 तरीके से बना हुआ है, इड, ईगो और सुपर ईगो। जहाँ पर इड पूरी तरीके से अचेतन है और ये हमेशा एक प्लेज़र यानी सुख के सिद्धांत पर आधारित होता है। जबकि सुपर ईगो जो है वो हमारा नैतिकता के सिद्धांत को फ़ॉलो करता है, और हमारा जो ईगो है वो एक तरीके से हमारे जो भी हमारा एक रियलिटी है हमारी जो है उसके ऊपर वो काम करता है कि किसी भी परिस्थिति में क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। जब हमें इसका आकलन करने में आ जाता है तो हमारा ईगो जो है वो काम करता है। लेकिन ईगो एक जो है वो कभी-कभी बहुत ही एंग्ज़ायटी में आ जाता है, जहाँ पर वो इड और सुपर ईगो को की वजह से वो उसके अंदर एक द्वंद आ जाता है और एक बहुत ही एक चिंता में वो आ जाता है। तो वो अपने आप को बचाने के लिए कई रक्षा तंत्रों का प्रयोग करता है, जो कि फ्राइड ने बताया, जिसमें उन्होंने कई रक्षा तंत्रों के बारे में व्याख्या की। और साथ ही साथ अगर काउंसलिंग के क्षेत्र में कहा जाए कि किस तरीके से हम क्लाइंट की समस्या का निवारण करेंगे विश्लेषणात्मक थेरेपी को लेकर के, तो यहाँ पर उन्होंने कुछ तकनीकें बताई जिनका हम इस्तेमाल करके क्लाइंट की समस्या का हल करने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि क्लाइंट को यहाँ पर एक सोफ़े पे बिठा कर के हमेशा जो चिकित्सक है वो उसके पीछे बैठता है क्लाइंट के, जिससे कि क्लाइंट जो है वो अपनी बात को आसानी से कह सके बिना कोई अवरोध उत्पन्न किए हुए। यहाँ पर विश्लेषणात्मक में कुछ तकनीकों के बारे में बताया गया, जिसमें सबसे पहला था मुक्त साझत, जहाँ पर क्लाइंट को ये प्रेरित किया जाता है कि वो अपनी समस्या को जो भी उसके अनकॉन्शियस माइंड में है या जो भी कुछ भी उसके दिमाग में है वो उसको फ्री तरीके से बोले, जो भी उसके दिमाग में आ रहा है। उसका मेन पर्पस ये होता है कि जो भी वो कुछ कहता है वो कुछ ना कुछ हिस्सा उसके अचेतन मन से आ रहा होता है। उसके बाद स्वप्न जो है की व्याख्या, ये भी एक महत्वपूर्ण तकनीक है मनोविश्लेषणात्मक में, क्योंकि फ्राइड ने ये बोला कि स्वप्न जो है हमें अचेतन की तरफ ले जाने का मार्ग है। तो जो भी स्वप्न हम देखते हैं वो एक तरीके से हमारे अचेतन से ही जुड़े होते हैं। इसलिए स्वप्न की व्याख्या उन्होंने फ्राइड ने बहुत अच्छे तरीके से की है, और उन्होंने 2 तरीके से स्वप्न बताया कि एक तो हमारा व्यक्त स्वप्न है और एक हमारा अव्यक्त है। व्यक्त जिसको कि हम पूरी तरीके से हम उसका अर्थ निकाल सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन अव्यक्त है जहाँ पर हमें नहीं पता होता कि हमने जो ड्रीम देखा है उसका क्या इंटरप्रिटेशन निकल के आ रहा है। और इस तरीके से जो है इस तकनीकी के अलावा एक रेजिस्टेंस की भी एक तकनीक है, जहाँ पर क्लाइंट बिल्कुल ही जो है वो कोऑपरेट नहीं करता थेरेपिस्ट के साथ, वो अपनी कुछ भी बात बताना नहीं चाहता, क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर वो अपनी कोई भी पीड़ादायी अनुभव बता रहा है तो उसको और भी पीड़ा का अनुभव होगा। इस तरीके से वो रेजिस्टेंस का उपयोग करता है, प्रतिरोधक का उपयोग करता है और अपने आप को खोलने की कोशिश नहीं करता चिकित्सक के सामने।
और कभी-कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है, जहाँ पर वो अपनी सांवेगिक अनुभवों को जो है वो चिकित्सक के ऊपर प्रेरित कर पुनर्निर्देशित कर देता है, जिसको कि ट्रांसफ़रेंस कहा गया। और उसके बाद चिकित्सक भी क्या करता है, कभी-कभी अपना जो है वो इमोशंस को जो है वो क्लाइंट के ऊपर पुनर्निर्देशित करता है, जिसको कि हमने काउंटर ट्रांसफ़रेंस कहा। तो काउंटर ट्रांसफ़रेंस किसी-किसी सिचुएशन में बहुत अच्छा माना गया है, लेकिन कभी-कभी अवरोध भी एक तरीके से उत्पन्न कर देता है। और जो ट्रांसफ़रेंस है वो पॉज़िटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जब अपनी सुखद भावनाओं को जब वो चिकित्सक के ऊपर जो है ट्रांसफ़र करता है, तो उसको हमने एक पॉज़िटिव ट्रांसफ़रेंस हुआ। और जब कभी-कभी जब वो अपना क्रोध, अपना गुस्सा, अपना द्वंद जो है वो चिकित्सक के ऊपर पुनर्निर्देशित करता है, तो उसको जो है वो नकारात्मक ट्रांसफ़रेंस की संज्ञा दी गई है। तो इस तरीके से मनोविश्लेषणात्मक में जो है ये इन सारी तकनीकों का प्रयोग करके क्लाइंट की समस्या का निवारण करने की कोशिश की जाती है। इसी के साथ एक और जो है वो थेरेपी जुड़ी है, जिसको कि अंतर्दृष्टि चिकित्सा बोला गया है, जिसका भी जो है वो मेन उद्देश्य होता है कि क्लाइंट को अपनी समस्याओं से अवगत कराना है। उसको एक सेल्फ अवेयरनेस देनी है कि उसकी क्या समस्या है, जो कि अचेतन से आ रही है। क्योंकि जब वो अपनी समस्या के बारे में जान जाएगा, तो वो एक तरीके से अपनी अपने समस्या के का जो निवारण वो करने में सक्षम हो पाएगा। तो इनसाइट लर्निंग जो है वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक थेरेपी है, जो कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांतों का ही उपयोग करती है। और अगर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की थेरेपी का जो अगर हम इवैल्यूएशन करें, तो इसमें ये निकल कर आता है कि इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ सीमाएँ हैं, जिसकी वजह से इसको लोग जो है वो जल्दी नहीं इस पर आते हैं, क्योंकि एक बहुत ही लंबी अवधि है, बहुत ही खर्चा इसमें होता है। इसकी जो तकनीक है वो बहुत ही मितव्ययी है, इसमें बहुत ही इकोनॉमिकली ये चीज़ नहीं हो सकती है। और एक तो शहरी क्षेत्र में ही ये केवल उपलब्ध है, ग्रामीण क्षेत्रों में या मध्यम वर्गीय जो लोग हैं वो इसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। और साथ ही साथ बुज़ुर्गों के लिए जो है ये थेरेपी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही इसमें कई सारे सेशंस लगते हैं इस थेरेपी को लेने में। लेकिन फिर भी आज के अगर हम परिवेश को देखें, तो हमेशा हम जो है इस मनोविश्लेषणात्मक थेरेपी को हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि फ्राइड ने जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने इस सिद्धांत को जो है वो प्रेषित किया है। तो लेकिन फिर भी इसकी कुछ सीमाएँ हैं, जिसकी वजह से इसका उपयोग जो है वो धीरे-धीरे कम हो रहा है। अब अगर हम इसी ब्लॉक 2 के आगे की सीरीज़ में चलें, तो हमारा एक और इकाई 5 है, जिसमें कि हम अस्तित्वपरक और मानवतावादी उपागम के बारे में बात करेंगे, यानी एक्जिस्टेंशियल और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के बारे में, कि वो किस तरीके से काउंसलिंग के क्षेत्र में इन अप्रोच ने अपना योगदान दिया है। तो इसमें सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक्जिस्टेंशियल और मानवतावादी परिप्रेक्ष्य है क्या? और किस तरीके से कौन-कौन सी तकनीकों का ये इस्तेमाल करता है अपने काउंसलिंग के क्षेत्र में, जिससे कि लोगों को फ़ायदा हो। और इन दृष्टिकोण के योगदान और सीमाओं के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो है परामर्श विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से प्रभावित हुआ है। अगर हम ये कहें कि काउंसलिंग में केवल हम एक ही थेरेपी का इस्तेमाल करके क्लाइंट की समस्या का निवारण करते हैं, तो ऐसा नहीं है। जब परामर्शदाता कोई भी परामर्श करता है, तो वो कई सारे उपागम का कह सकते हैं कि मिक्सचर, एक मिश्रित बना कर के उसके समस्या का निवारण करने की कोशिश करता है, जिसमें कि साइकोएनालिसिस भी हो सकता है, एक्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी भी, या ह्यूमनिस्टिक्स अप्रोच, कुछ भी करके वो एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरा मिश्रण बना करके क्लाइंट की समस्या का निवारण करने की कोशिश करता है। तो अभी तक हमने ये देखा कि जो साइकोएनालिसिस है, जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत था, वो क्लाइंट के अनकॉन्शियस माइंड में जो भी चीज़ें हैं, जो भी सामग्री है, चाहे वो उसके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं या पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं या और कोई दुखदपूर्ण समस्या है, उसको लेते हुए उसकी समस्या का निवारण करता है। लेकिन ये जो दोनों अप्रोच हैं, जो अभी हम देखेंगे, जो कि अस्तित्ववादी और मानवतावादी उपागम है, ये दोनों ही बहुत ही मजबूत एक तरीके से स्तंभ हैं। और इसको मनोविज्ञान में तीसरी शक्ति के रूप में इनको कहा गया। यानी अगर जो थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी है, वो है हमारा अस्तित्वपरक मानवतावादी उपागम। तो यहाँ पर एक तरीके से ये उपागम जो है वो परामर्श की कह सकते हैं कि एक रीढ़ की हड्डी है, कि अगर अगर हम ये जो है इस तरीके से काम करती है कि जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है मजबूत स्तंभ जो है वो मनोविज्ञान को देती है। तो यहाँ पर जो इस उपागम में जो और अन्य उपागमों का मूलभूत अंतर ये है कि इसमें
हम क्लाइंट के सिम्पटम्स के ऊपर काम नहीं करते कि इसमें लक्षणों के बजाय कि क्या लक्षण हैं, क्या डिसऑर्डर्स है वो है, क्या-क्या साइन है, क्या-क्या सिम्पटम्स हैं, इसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। बल्कि इसमें जो है क्लाइंट के जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस हैं, यानी जो व्यक्तिपरक अनुभव हैं और उनके व्यक्तित्व की को सापेक्ष रूप से जो अधिक है, उनको महत्व दिया जाता है और रोग निदान के बजाय क्लाइंट के विकास पर ध्यान दिया जाता है। यानी हम कहने का ये मतलब है कि इस उपागम में, इन 2 उपागम में हम किसी भी तरीके से क्लाइंट के कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट पर काम नहीं करते, यानी उसके सफरिंग्स पर काम नहीं करते, बल्कि हम यहाँ पर क्लाइंट का जो भी व्यक्तिपरक अनुभव है उसके जीवन में और साथ ही साथ हम ये भी ध्यान देते हैं कि हम उसके व्यक्तित्व को इस तरीके से बना लें, इस तरीके से हम उसको जो है सक्षम कर दें जिससे कि वो अपनी समस्या का समाधान कर सके। तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि सभी समस्याएँ इसलिए उत्पन्न होती हैं क्योंकि क्लाइंट जीवन में प्रामाणिक, सार्थक और स्वनिर्देशित विकल्प बनाने के लिए समुचित रूप से सक्षम नहीं होता। क्योंकि अगर हमें कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि हम अपनी प्रॉब्लम का निवारण करने के लिए या अपनी समस्या का निवारण करने के लिए सक्षम नहीं हैं। तो सबसे पहले ये इस उपागम में यही बताया गया है कि हमें क्लाइंट को इतना सक्षम बना देना है, इतना हमें उसे मजबूत बना देना है, जिससे कि वो अपनी समस्या को समाधान कर सके और यहाँ पर क्लाइंट की जो मेन चीज़ है कि वो उसके जो भी व्यक्तिपरक अनुभव है, उसको हमें ज़्यादा ध्यान उसके ऊपर देना है, क्योंकि वहीं से उसकी समस्या का क्या हो सकता है, निवारण हो सकता है। तो इस तरीके से जो अस्तित्वपरक मानवतावादी सिद्धांत को मानवतावादी सिद्धांत भी कहा जाता है और इसका मुख्य सार ये है कि यह अपनी तरक्की और विकास के लिए व्यक्ति स्वयं उत्तरदायी है। इसके लिए स्वयं के प्रति जागरूकता और समझ में वृद्धि की ज़रूरत है। तो इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि व्यक्ति की समस्या का निवारण तभी हो पाएगा जब वो अपने आप को पहचानेगा, अपने अपनी अपनी तरक्की के लिए के लिए काम करेगा और अपने आप को सँभालने की कोशिश करेगा, तभी जाकर के उसकी समस्या का समाधान हो सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं अस्तित्वपरक चिकित्सा की। तो ये जो अस्तित्वपरक चिकित्सा की उत्पत्ति जो है वो यूरोपीय दार्शनिकों मार्टिन हाइडेगर और सोरेन किरकेगार्ड और जीन पॉल सार्त्र से हुई है और इन्होंने क्या बहुत ही एक भयानक स्थिति का जब अनुभव किया था, जिसमें कि उनको ये लगा कि जब दुनिया का अंत हो गया है और जीवन की यात्रा में व्यक्ति कभी-कभी ऐसी परिस्थितियों से गुज़रता भी है जहाँ पर हमें लगता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल एक निराशापूर्ण स्थिति जब डेवलप हो जाती है, हमें लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, तो अगर हम मर जाएँ तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरीके की जब हम संकट और दर्द और पीड़ा से गुज़रते हैं, तो ये एक बिल्कुल ही अलग अनुभव होता है और इसमें बिल्कुल नकारात्मक जो है वो बढ़ जाती है व्यक्ति। तो व्यक्ति के सामने आई चुनौतियों को यदि हम सकारात्मक रूप से ले अगर व्यक्ति, तो वो अपनी इन समस्याओं का क्या कर सकता है, निवारण कर सकता है। तो अस्तित्वपरक चिकित्सा के 3 अग्रणीय व्यक्ति थे, जिसमें विक्टर फ्रैंकल जिनका कि लोगोथेरेपी जो था वो बहुत ही फ़ेमस हुआ। उसके बाद रोलो मे थे 1909 1994 में और इरविन यालोम 1935 में को उनके जीवन में विकट स्थिति का उनको करना पड़ा था, जिसमें उन्हें मानव जीवन में व्याप्त कुछ नित्य स्थायी प्रश्नों जैसे जीवन की सार्थकता से संबंधित प्रश्न, ईश्वर का अस्तित्व, मृत्यु, स्वयं आदि का परीक्षण करने का अवसर मिला। क्योंकि ये लोग इस तरीके से ऐसी जगहों पर फँस गए थे, जहाँ पर इनको लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि जब ऐसी सिचुएशन आ गई है, तो हम अपने आप को कैसे बचाने की कोशिश करेंगे, हम कैसे निकलने की कोशिश करेंगे। तब इनको लगा कि ये जो प्रश्न है कि ईश्वर का अस्तित्व क्या है, मृत्यु क्या है, सेल्फ क्या है, स्वयं क्या है, इसको जानने का हमें बहुत ज़रूरत है। तो इन्होंने इस दौरान जो है इन सभी बातों को देखते हुए कि अगर हमारे जीवन का कोई उद्देश्य है और हमारे जीवन की कोई सार्थकता है, तो हम किसी भी विकट समस्या से जो है वो क्या हो सकते हैं, निकल सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर ये कहा सबसे ज़्यादा फ्रैंकल जो थे वो बहुत फ़ेमस थे। उन्होंने ये कहा कि जो व्यक्ति हमसे सब कुछ ले सकता है, कोई भी पर्सन जो है हमसे हमारा शरीर छीन सकता है, हमारा सब कुछ छीन सकता है, लेकिन हमारा जो माइंड है, जो एक कंस्ट्रक्टिव माइंड है, उसको वो कहीं से नहीं ले सकता, कहीं से भी उसको जो है वो नहीं छीन सकता है। तो उन्होंने ये बताया कि अगर एक फ़िलॉसॉफ़िकल अप्रोच दिया कि अगर मानव पीड़ा जो है
या हमारे कोई भी अर्थहीन अगर हम अपनी लाइफ में हो जाते हैं, तभी हमारी प्रॉब्लम शुरुआत होती है। लेकिन अगर हमें पता है कि हमें अपने जीवन में क्या करना है, हमें हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है, और अगर हमारा विल पावर बहुत तेज है, तो हम किसी भी विकट समस्या से क्या कर सकते हैं, अपने आप को निकाल सकते हैं। उन्होंने उसके ऊपर ध्यान दिया। जैसे उन्होंने महात्मा गांधी ने जब ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में अपने संघर्ष में महात्मा गांधी ने ये कहा था कि आप मुझे जंजीरों से बांध सकते हैं, आप मुझे यातना दे सकते हैं, आप इस शरीर को नष्ट भी कर सकते हैं, परंतु आप मेरे मन को कभी कैद नहीं कर पाएंगे। यानी जो माइंड है आप उसको नहीं ले सकते, वो एकदम स्वतंत्रता उसमें निहित है। तो उन्होंने ये कहा कि आपको सब कुछ छीन सकते हैं, एक व्यक्ति से सब कुछ लिया जा सकता है, सिवाय एक चीज़ के कि वह अंतिम मानव स्वतंत्रता, किसी भी परिस्थिति में अपनी अभिव्यक्ति चुनने की स्वतंत्रता, अपना स्वयं का मार्ग चुनने की स्वतंत्रता आप उससे छीन नहीं सकते। आप उसको जंजीरों में बांध दीजिए, लेकिन अगर उसे पता है कि उसका क्या उसको क्या किस तरीके का एटीट्यूड चुनना है अपने लिए क्या उसको ऐसा मार्ग चुनना है, वो अपने आप को किस तरीके से एज़ अ ह्यूमन बीइंग डेवलप कर सकता है, वो आप उसके छू नहीं, बिल्कुल भी आप उससे छीन नहीं सकते। तो विक्टर फ्रैंकल ने ये बोला कि अगर व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाए, वो अगर अपने एक्शंस को चूज़ करने में बिल्कुल फ्री है और वो जानता है कि उसके लाइफ का क्या मीनिंग है, क्या पर्पस है, तो वो कहीं से भी अपने आप को क्या कर सकता है, निकाल सकता है, चाहे उसको कितनी भी यातनाएँ दी जाएँ। तो जो अस्तित्व परक के अनुसार मानव प्रकृति के कुछ बुनियादी आयाम निम्नलिखित थे। सबसे पहला कि हमें स्वयं की जागरूकता हमारे लिए होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी क्षमता को क्या करता है, विकसित करता है। स्वतंत्रता का अर्थ विकल्पों का चयन से है और विकल्पों का यह चयन उत्तरदायित्व के साथ आता है। अगर हम हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने ऊपर और अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, तो हम किसी भी चीज़ से निकल सकते हैं। उसके बाद चॉइस और रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी चयन और उत्तरदायित्व, अपने भाग्य को स्वयं गढ़ना मनुष्यों का उत्तरदायित्व है। वे स्वयं के स्वामी हैं और उन्हें अपने जीवन के विभिन्न पथों में से चुनाव करने और कार्रवाई करने के लिए ज़रूरी स्वतंत्रता प्राप्त की जाती है। यानी हमें पता है कि हमें क्या चीज़ अगर चूज़ करना है, अगर हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने आप के बारे में जानकारी है, तो हम जो है वो अपनी उत्तरदायित्व स्वयं लेकर के अपने विकट से विकट समस्या को से क्या कर सकते हैं, निकल सकते हैं। मनुष्य की ये मूलभूत आवश्यकता है कि वह संबंधपरक और सामाजिक ज़रूरतों से प्रेरित रहने के साथ-साथ अपनी विशिष्टता और व्यक्तिगतता को भी बरकरार रखे। अपनी विशिष्ट पहचान बनाने, अपना सच्चा स्वयं धारण करने का साहस रखने और दूसरों से सार्थक संबंध स्थापित करने का ये विरोधाभासी जीवन कहलाता है। हमारे जीवन में जो अर्थ, उद्देश्य, मूल्यों और लक्ष्यों की खोज हमेशा जारी रहती है, जब तक हम अपने जीवन में अगर मान लीजिए जीवन में व्यर्थता या शून्यता का अनुभव करते हैं, तो हम नया उद्देश्य परिपूर्ण जीवन बनाने के लिए प्रेरित भी होते हैं। तो कहने का अगर तात्पर्य ये है, अगर हम अस्तित्वपरक सिद्धांत की को सार को देखें, तो उन्होंने ये कहा कि अगर हम अपने बारे में हमें अवेयरनेस है, हम अपने एक्शंस को चूज़ करने के लिए बिल्कुल फ्री हैं, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम जो है वो किसी अपने हमारी विल पावर बहुत तेज़ है, हमारी लाइफ़ का एक मीनिंग है, अगर एक पर्पस है, हमें पता है कि अगर विकटपूर्ण समस्या भी है, तो हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है। जब हम इस चीज़ों को से गुज़रते हैं, जब इन चीज़ों का ध्यान देते हैं, तो हम कहीं से भी हमसे अगर कुछ भी छीन लिया जाए, तब भी हम उस समस्या से क्या कर सकते हैं, अपने आप को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखा गया कि जो परामर्शदाता है, अगर वो अस्तित्वपरक सिद्धांत का प्रयोग कर रहा है, तो वो किस तरीके से परामर्श करता है। तो यहाँ पर जैसे कि पहले भी बताया गया कि जो अस्तित्वपरक और मानवतावादी जो सिद्धांत है, वो किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति के नेगेटिव एस्पेक्ट यानी उसके नकारात्मक एस्पेक्ट पर ध्यान नहीं देता। वो सफ़रिंग्स पर ध्यान नहीं देता, वो सिम्पटम्स और उस पे ध्यान नहीं देता। उनका ये कहना है कि हमें व्यक्ति को उसकी जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस है, उससे हमें अवगत कराते हुए, उसकी क्षमता को बढ़ाते हुए, हमें उसकी समस्या का समाधान कराने की कोशिश करना है। तो यहाँ पे जो परामर्श चाहता है, वो एक तटस्थ रुख नहीं अपनाते हैं, बल्कि क्लाइंट के साथ जो है वो देखभालपूर्ण और एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अगर क्लाइंट के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप अगर काउंसलर बना लेता है,
तो वो बहुत बेहतर तरीके से क्लाइंट को वहाँ से निकाल सकता है। तो परामर्शदाता ये सुनिश्चित करता है कि क्लाइंट व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के महत्व को समझे और अपने जीवन और अपनी पसंद के लिए उत्तरदायित्व स्वीकार करे कि उसके जीवन में उसको क्या करना है, उसके क्या एक्शंस हैं, और इन एक्शंस को चूज़ करने के लिए वो बिल्कुल फ्री है। वो किसी स की उसको उसमें राय की ज़रूरत नहीं है, और जो भी एक्शन वो चूज़ कर रहा है उसका वो उत्तरदायित्व ले। इसके बारे में उन्होंने बताया। किसी को भी दोष देने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारी परिस्थिति के ज़िम्मेदार वो हैं। यहाँ तक कि क्लाइंट जो है अपनी जीवन स्थितियों के लिए भी दूसरों को दोष नहीं उसको मढ़ना है बिल्कुल भी। तो परामर्शदाता अगर वो मरता है तो परामर्शदाता उन्हें इसके लिए प्रेरित करता है कि वो समस्या की स्थिति में अपना योगदान देखें, और परामर्शदाता क्लाइंट को स्वयं जागरूक बनाने के लिए आमंत्रित करता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति स्वयं जागरूक हो जाता है तभी वो जीवन के को उत्तरदायित्व से स्वीकार कर सकता है और जी सकता है। तो यहाँ पर अगर क्लाइंट नेगेटिव की तरफ जा भी रहा होता है तो परामर्शदाता का ये उद्देश्य है कि वो उसको फिर से जो है वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ लेकर जाए, जहाँ पर उसको ये बताना है कि आप अपने आप को जानने की कोशिश करिए और साथ ही साथ अपनी क्षमताओं को विकसित करने की कोशिश करिए, क्योंकि कोई भी आपकी समस्या का के लिए उत्तरदायी नहीं है। आपकी जो भी समस्या है वो केवल आपके एक्शन से है, आपके आप में है, और आप अपने अगर लाइफ में अर्थ और मीनिंग लेकर के चल रहे हैं तो आप किसी भी चीज़ से उबर सकते हैं। तो यहाँ पर जो परामर्शदाता है वो एक न्यूट्रल रोल नहीं निभाता है, एक तटस्थ रोल नहीं निभाता है, बल्कि वो क्लाइंट के साथ मिल कर के उसके साथ एक अच्छा संबंध स्थापित करके उसको जो है वो एक स्वयं जागरूक बनाता है और साथ ही साथ उनकी क्षमताओं को विकसित करने की कोशिश करता है। अब चिकित्सा में क्लाइंट का क्या अनुभव है? तो अस्तित्वपरक चिकित्सा में क्लाइंट बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाता है। दुनिया में स्वयं के चिंतन और अन्वेषण की प्रक्रिया में क्लाइंट भय से लेकर क्रोध, खुशी, उदासी से लेकर उत्तेजना तक संवेगों के विविध रंगों का अनुभव करता है। वो इस बारे में अधिकाधिक जागरूक हो जाते हैं कि किस तरह से वे स्वयं को बेड़ियों से जकड़ रहे हैं, और इसलिए वे अस्तित्व की स्वतंत्रता के लिए कुछ क्षणों का आनंद भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्लाइंट पूरी तरीके से एक्टिव है। वो अपने बारे में जानने की कोशिश कर रहा है और अपने जो व्यवहार को उसको बदलने की कोशिश कर रहा है। विक्टर फ्रैंकल ने जो है कई सारे यहाँ पर तकनीकों का उपयोग किया है। जो सबसे फ़ेमस इनकी तकनीक थी वो थी लोगोथेरेपी, और ये जीवन के अर्थ खोजने पर बल देती है। जिसके पास जीने का कारण है वो लगभग कुछ भी सहन कर सकता है। अभी जैसे बताया गया कि अगर हमारी लाइफ़ में मीनिंग है, हमारी लाइफ़ में पर्पस है, तो हम अपनी लाइफ़ में जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। इस प्रकार अर्थ निरूपण महत्वपूर्ण है, जो कि मनुष्य के जीने के लिए प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करता है। यह इस दुनिया में क्लाइंट के अस्तित्व के अर्थ को पता लगाने के लिए उसके अनुभवों और व्यक्तिगत दुनिया को उजागर करती है। तो यहाँ पर जो अस्तित्व बहुत एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो एक्जिस्टेंशियल थेरेपी है, वो कोई ऐसा कोई बहुत वैसी थेरेपी यूज़ नहीं करती, वैसी टेक्निक्स यूज़ नहीं करती हैं कि हम इसको पूरी तरीके से एक थेरेपी का जो है हम एक नाम दे दें, बल्कि ये व्यक्तित्वपरक अनुभवों और प्रत्येक क्लाइंट की अनूठी जीवन दुनिया को समझने पर केंद्रित है कि उसके जीवन में क्या है और किस तरीके से उसके सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसको लेकर के। इसमें मुख्य ध्यान निदान या हस्तक्षेपों के नियोजन पर नहीं, बल्कि एक फ़िलॉसॉफ़िकल अप्रोच जो है हम लेकर के चलते हैं, जिसमें क्लाइंट जो है को अपनी व्यक्तिपरक वास्तविकता को वर्णित करने, समझने और अन्वेषण करने पर वो केंद्रित रहता है। तो यहाँ पर क्लाइंट की जो समस्याएँ हैं, उनके बारे में उसको अवगत कराना और साथ ही साथ अपने जीवन का क्या उसका अर्थ है, इसके बारे में उसको बताने की कोशिश करना, यही जो है वो क्लाइंट का एक को ठीक करने का एक मेन उद्देश्य है। और यहाँ पर जो क्लाइंट और परामर्शदाता का संबंध है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही बहुत ही एक्टिव रूप से काम करते हैं। दोनों व्यक्तियों के बीच में सीधी और पारस्परिक बातचीत होती है। यह परामर्शदाता और क्लाइंट दोनों के लिए स्वयं की खोज की पारस्परिक यात्रा है। चिकित्सा को उस संदर्भ के रूप में देखा जाता है जिस दौरान क्लाइंट की संबंधपरक और अस्तित्व संबंधी समस्याएँ सामने आती हैं। तो यहाँ पर अगर क्लाइंट और चिकित्सक के बीच में एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है, तो चिकित्सक जो है वो एक तरीके से क्लाइंट को उसके जीवन के उद्देश्य के बारे में समझाने की कोशिश करता है और उसका जो है वो
उसको ट्रीटमेंट देने की कोशिश करता है। यहाँ पर किसी भी तरीके से हम कोई नेगेटिव एस्पेक्ट पर काम नहीं करते, बल्कि यहाँ पर हम सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी पॉज़िटिव एस्पेक्ट पर काम करते हुए, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि हर एक व्यक्ति की अपनी एक क्षमता है, एक यूनिक पोटेंशियल होता है उसके अंदर। हमें अगर उस व्यक्ति को अगर उस पोटेंशियल के बारे में अगर हम जानकारी दे दें या उससे हम उसको अवेयर करा दें, तो वो अपनी किसी भी समस्या से जो है अपने आप को निकाल सकता है। तो यहाँ पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर इसका मूल्यांकन किया जाए तो ये एक तरीके से कोई बहुत ऐसी थेरेपी नहीं है। केवल यहाँ पर हमें अपने व्यक्ति को, यानी जो भी क्लाइंट है, उसके व्यक्तिपरक अनुभवों से उसको केवल हमें उसको ध्यान दिलवाना है, और साथ ही साथ उसका क्या कर्तव्य है, उसका क्या उत्तरदायित्व है और उसके जीवन का क्या उद्देश्य है, इसको हमें क्या करना है, उससे उसको अवगत हमें कराने की कोशिश करना है। कुछ लोग जो है वो अस्तित्व पर चिकित्सा को अत्यधिक व्यक्ति केंद्रित भी मानते हैं और यह मानते हैं कि ये मानवीय सरोकार को गढ़ने में सामाजिक कार्यों पर अपेक्षित ध्यान नहीं देता। यानी कहते हैं कि ये क्लाइंट के ऊपर ज़्यादा सेंटर्ड है और ये और ऐसी चीज़ों पर ध्यान नहीं देता, जबकि ये एक बहुत ही ऐसी थेरेपी है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो मानव की क्षमताओं पर ज़्यादा ध्यान देता है, क्योंकि उनका ये मानना है कि हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, अपने आप में अलग है और हर तरीके से उसको पता है कि वो अपने जीवन का उसका क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है। केवल हमें इन्हीं चीज़ों से उसको क्या करना है, अवगत कराना है। हमें किसी भी तरीके से उसके डिसऑर्डर्स पर, कोई डिसऑर्डर जैसा वर्ड यहाँ पर नहीं यूज़ किया गया कि हमें लक्षण को समझना है या हमें सिम्पटम को समझना है, उसके बाद उसके ऊपर काम करना है। ऐसा इसके बारे में उन्होंने जानकारी नहीं दी। तो अगले लेक्चर सीरीज़ में हम यहाँ पर पर्सन सेंटर्ड थेरेपी, जो कि रॉजर ने दिया था, जो कि काउंसलिंग के क्षेत्र में जिनका बहुत योगदान रहा है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।